हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 15 मार्च। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज थोड़ा डिले हो गया, कल से हम कोशिश करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 के बीच में आपका करंट अफेयर आ जाए। ठीक है, तो जिनको ऐप डाउनलोड करना होगा प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप नए हो तो एनसीईआरटी से आप बेसिकली स्टार्ट करिए। ठीक है, हमारे एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, जिनको एडमिशन लेना होगा बेसिकली वो आप उसकी डिटेल्स एक हफ्ते पहले आ जाएगी। ठीक है, तो 5 अप्रैल से एक्चुअली हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 5 अप्रैल से हमारा एक फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। जिनको एडमिशन लेना होगा बताइएगा। ठीक है, तो इसी नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल वगैरह मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा और वेरियस 2 नंबर आ जाएंगे, अभी आपको पब्लिकली 2 नंबर और आ जाएंगे, इस पे अगर आपको बेसिकली इंक्वायरी करनी होगी तो इंक्वायरी वगैरह। बट 5 अप्रैल से हम एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलिप्सी मोपोडी बाइडेनी क्या है। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये यूएसए में खोजा गया है। और बाइडेनी लास्ट में नाम इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि कभी अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, तो इनके नाम पे बेसिकली इसको बाइडेनी लास्ट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसके जीवाश्म का अभी पता लगा कि ये ऑक्टोपस प्रजाति का बेसिकली हुआ करता था। इसकी 10 भुजाएं थी। ठीक है, इन्होंने कहा क्या है ये, इसकी 10 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं थी दोस्तों, इसके 10। तो यहाँ पे इसकी टोटल कितने हो जाते थे, भुजाएं 10 होती थी। ठीक है, इसकी 10 भुजाएं होती थी। ठीक है, तो बेसिकली इसका जीवाश्म मिला है, कहते हैं कि ये ऑक्टोपस से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। ठीक है, सो अच्छा एक चीज और था ये। ठीक है, इसकी दो जो भुजाएं होती है ना, मतलब 8 तो छोटी होती हैं और ये जो दो होती हैं, दो उसकी क्या होती है, भुजाएं बड़ी होती हैं, मतलब दो दोगुनी से लंबी होती हैं। बेसिकली ये इसमें कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो अब देखो बहुत सारे लोग होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, इससे क्या क्वेश्चन आएगा, हम ये भुजाएं याद रखें, इसकी कितनी भुजाएं हैं ये याद रखें, राइट, इसकी कितनी मोछें हैं ये याद रखें। नहीं, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये नाम याद रखना है। आपको अगर याद होगा तो 2019 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था डोमी सोवन के नाम से, कुछ ऐसे ही नाम था, डोवी सोवन कुछ ऐसे नाम था। ठीक है, तो ये बेसिकली ह्यूमन का स्कल मिला था, ह्यूमन की खोपड़ी मिली थी जिसका खोपड़ी बहुत बड़ी थी। ठीक है, स्कल मतलब खोपड़ी मिली थी। आप 2019 का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखो, यूपीएससी 2000 प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में रहा डोवी सोमन क्या है। ठीक है, जीवाश्म है, एक मानव का हमारे पूर्वज की एक स्कल्स मिला है वैसा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। फिर एक जानवर है, कुछ ऐसे क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए गए थे। सोचो, टू द पॉइंट एकदम क्वेश्चन था। अगर आपने नाम बस सुना हो रहा था ना, अब इसे बाइडेनी आ गया, जस्ट ये याद रखिए। ठीक है, एक जीवाश्म है जो ऑक्टोपस प्रजाति का माना जा रहा है, बाइडेनी से नाम से याद रखिए। ये भी याद नहीं रहेगा, बाइडेनी याद रहेगा तो बाइडन याद रहेंगे, बाइडन से आप ये याद रखोगे इसकी 10 भुजाएं होती हैं, 2 8 होते हैं, ये होते हैं। डायरेक्टली यूपीएससी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन ये ऐड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो जिस बंदे ने कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं भी की होगी ना, वो भी इसका आंसर दे पाएगा। 2019 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्या है पढ़िए। ठीक है, मैं आपके सामने ही पढ़ता हूँ, देखिएगा। समुद्री सॉरी कछुओं की जातियां साग बच्ची होती हैं। कछुओं यहाँ पे लिखना चाहिए था, कछुओं भी ठीक है चलेगा। ठीक है, साग बच्ची होती हैं। ठीक, कुछ जातियां क्या होती हैं, साग बच्ची होती हैं। अब कुछ कुछ जहाँ लग गया, कुछ जातियां शाक बच्ची होती हैं। आपको बताया कुछ मछलियां भी शाकाहारी मांसाहारी होती हैं, है ना, कुछ जानवर भी शाकाहारी मांसाहारी होते हैं। तो जहाँ कुछ लग जाए वहाँ प्रोबेबिलिटी होती है कि ऑप्शन में आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद मछलियों की कुछ जातियां साग बच्ची, कुछ मछलियां छोटी छोटी जो मछलियां होती है, मांस तो खाती नहीं है, छोटी छोटी मछलियां दोस्तों आप देखोगे तो घास वगैरह ही खाती हैं। तो मछलियों की कुछ जातियां क्या होती हैं, साग बच्ची होती हैं, है ना। तो कछुओं की कुछ जातियां हो गई साग बच्ची, मछलियों की कुछ जातियां हो गई साग बच्ची। तो बेसिकली क्या है कि कुछ जातियां ऐसी होती है साग बच्ची होती हैं। कुछ स्तनपाइयों की कुछ जातियां साग बच्ची होती हैं, मतलब स्तनपाई मतलब मैमल्स टाइप में, राइट। तो उसमें भी कुछ जातियां साग बच्ची होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जस्ट गेस भी कर सकते हो, कुछ लिखा है, सभी नहीं बोला, केवल नहीं बोला। जहां पे ओनली केवल आए वहां आपको डाउट करना, ओनली लिखा आ जाए, ठीक है, सभी लिखा आ जाए, वहां पे थोड़ा डाउट कर सकते हो। जहां सभी एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं ना, सारे लोग, राइट, बस इतने ही, राइट। तो ऐसे जब जहां पे आपके ऑप्शंस मिले, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे डाउट आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको डाउट होना भी चाहिए। अगर डाउट नहीं कर रहे हो तो आपको डाउट होना चाहिए, राइट, कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बट जहाँ कुछ है उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ पे होंगे। अब देखो, अब यहाँ पे 3 हमारे पास ऑप्शंस मिल गए। अब अगर इसी आपको अगर लगता है कि तीनों ऑप्शंस मुझे लग रहा है सही होंगे, तो आप अगर मैचिंग करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये ऑप्शन कट जाता, ये ऑप्शन कट जाता, ये ऑप्शन कट जाता, बचता एक। अब चौथा क्वेश्चन भी पढ़ लो। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। ठीक है,
तो जो छोटे छोटे सांप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ सांप होते हैं जो बेसिकली क्या होता है, सजीव परजक होते हैं। सजीव मतलब सजीव परजक का मतलब होता है, देखिए बेसिकली सजीव परजक का मतलब ये होता है कि आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो आपको दो दो चीजें मिलती हैं। वह जीव जो अंडे देते हैं तो उसको बोलते हैं अंड परजक बेसिकली, और सजीव परजक होता क्या हो जाता है, जो बच्चे देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हो जाता है। तो अंड परजक, सजीव परजक, आपने जनरली ये नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें युग्जा, युग्मज, शरीर से बाहर, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल टर्म होता है, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अंड परजक क्या हो जाते हैं, वे जीव जो बेसिकली क्या कहते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अंड वो भी नहीं कह सकते, कवच होता है बेसिकली। अंड परजक का मतलब क्या, जब अंडे से बाहर निकलता है, मतलब अंडा बेसिकली क्या होता है, उसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है। तो जब वो बाहर, शरीर के बाहर निकलता है तो क्या होता है, कठोर कवच से ढके रहता है, उसको बोलते हैं अंड परजक। ठीक है, संतान की मतलब उत्पत्ति होती है तो वो अंड परजक नहीं होता है। बेसिकली निषेचन के बाद क्या होता है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो अंडे में नहीं रहते हैं, बाहर से निकलने के बाद अंडे में नहीं रहते, वो डायरेक्टली क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं सजीव परजक। तो बेसिकली ये बता दो, जो अंडे से बच्चा आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अंड परजक। जो डायरेक्ट बच्चा आता है उसको बोलते हो आप सजीव परजक। एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा रहा हूँ, थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है बट आपके लिए क्लियर कट है। तो सांपों की कुछ जातियां सजीव परजक होती है। यहाँ पे ये आता है डाउटफुल, यार पता नहीं ये होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, राइट। अगर आप कहो तो मुझे भी नहीं पता, अगर मैं एकदम बिगनर हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बट ये तीन बेसिस आप देखो, ये तीन बेसिस ऐसी है जो बस शाकाहारी मांसाहारी की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको आओगे कि तीनों क्वेश्चन सही हैं या सही हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको डाउटफुल हो रहा है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जहां डाउट हो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है जब आपको चीजें नहीं समझ में आए। तो आप अगर ऑप्शन मैच करोगे तो 1 2 3 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप तीनों ये काट के किस पे मार दोगे, बाय डिफॉल्ट आप 4 पे मारोगे। तो 50-15 चांस ये बन जाता है कि आपका सही हो गलत हो, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी इसकी सही होने की ज्यादा हो जाती है। तो आपका आंसर 4 ही है एक्चुअली में। ठीक है, चलिए, आपका आंसर 4 है। तो ऐसे आपको टैकल करना होता है क्वेश्चन, लोड नहीं लेना होता है। ठीक है, परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन, एक्चुअली क्या कि G7 की जो कंट्रियां दोस्तों, ठीक है, G7 में कौन कौन सी कंट्री है, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, और इसके अलावा एक G8 में कौन सा था, रसिया। अब रसिया को हम लोग क्यों बाइकआउट कर रहे हैं, रसिया आपको पता है यूक्रेन के साथ इन्वेजन वगैरह कर रहा है, इसकी वजह से हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या था कि G7 और एक रूस है, ठीक है, इनके साथ इनका एक ट्रीटी साइन था जिसको बोलते हैं परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन। बेसिकली क्या होता है कि हम इस पे टैरिफ कम लगाएंगे, यहाँ से इनके यहाँ से सामान आएगा तो हम टैरिफ कम लगाएंगे, उनके यहाँ से सामान आएगा तो हम टैरिफ कम लगाएंगे। किनके यहाँ से, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और रसिया। इन 8 देशों के अंदर अगर हमें ट्रेड करना है, अगर हम आप आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो हम टैरिफ कम लगाएंगे, मतलब टैक्स कम लगाएंगे। बेसिकली सिंपल सा लॉजिक ये है। ये ट्रीटी को रद्द करने का फैसला किया, क्यों, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि रसिया को बुरी तरह से हम लोग प्रभावित करें, इकोनॉमिकली तोड़ दे, तबाह कर दे, बेसिकली ये इनका प्लान है। ठीक है, तो बेसिकली यही कहा इन्होंने। G7 का बना था 1975 में, बना था 7 देशों से मिलकर बेसिकली समूह है। अभी G8 पहले बीच में G8 हुआ था, फिर G7 हो गया। क्यों, क्योंकि क्रीमिया पे जब कब्जा किया रशिया ने तो उसको G8 से बाहर कर दिया गया था। अब देखो, दो जनों का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या, राष्ट्रों का एक वर्तमान समूह जिसे G8 के नाम से जाना जाता है, पहले G7 के रूप में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, कनाडा, इटली, जापान, रूस नहीं था। अगर आप 2020 या 21 का आई थिंक क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, G20 क्वेश्चन क्या था, इसमें से कौन से देश G20 के हैं। ठीक है, तो आप देखो G20 के देश आप बेसिकली याद रखोगे तभी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये जस्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं रहेगी। हाँ, कई बार चीजें अलग तरीके से पूछ लेता है, जैसे अगर आई थिंक 2019 या 2020 में ही पूछा था आसियान कंट्री के बारे में, और आसियान में यूएसए का नाम भी डाल दिया था। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया, अरे एशिया में यूएसए कहाँ से आ जाएगा यार, आप लॉजिकली सोचो, राइट। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग करना चालू करेंगे ना, तो आपको वहाँ पर एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि हाँ डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आप बात करेंगे कि G7 में बेसिकली कंट्रियाँ कौन कौन सी ये है। ठीक है, अब रसिया को हमने बेसिकली क्या किया था, बाइकआउट कर दिया, रसिया को हमने बाहर निकाल दिया। उसके अलावा जो कंट्रियाँ बच गई हैं उसको हम बोलते हैं G7। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति कैसे हुई, G7 बना पहले, G7 पे आया G8, और G8 की ही देन है क्या, G20। तो G20 से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, G8 से भी, G7 से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली अब यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं, ठीक है, ये आपको संस्थान आपको याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से देश हैं जिसमें भी 20 से कम देश है। ठीक है, उस कंट्री को आपको बाई हार्ट याद करना पड़ेगा, लाइक दैट आसियान, ठीक है, ब्रिक्स,
ब्रिक्स का तो नाम में ही है यार, मैंने बहुत बार पढ़ाया। राइट। फिर अभी अब क्वाड, क्वाड में कौन कौन से देश है? राइट। G20 में कौन से? यूरोपियन यूनियन का भी आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से देश है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा रसिया यूक्रेन हुआ है, तो इसके 28 देश भी आपको याद होना चाहिए। नाटो चर्चा में बहुत है, तो नाटो पता होना चाहिए। राइट। देखो ये सब तरीके हैं। अब जैसे इनका युद्ध हो रहा है, तो आपको यूरोप की पूरी मैपिंग करनी चाहिए, एशिया की पूरी मैपिंग करनी चाहिए, इवन सारे कंट्री की मैपिंग करनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर तैयार हो जाएगा। राइट। तो बेसिकली एग्जाम क्रैक करना बड़ा सिंपल है, बट उसके पीछे का लॉजिक और बिहाइंड लॉजिक पूछना चाहिए। जैसे 2014 में एग्जांपल देता हूँ, 2014 में आंध्र प्रदेश से एक अलग होके बना तेलंगाना। क्या बना? 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके बना तेलंगाना। यूपीएससी ने उस साल क्वेश्चन क्या पूछा कि यहाँ के नृत्य के बारे में शायद पूछ दिया था, क्या तो डांस था या कुछ तो ऐसा था, उसके बारे में कलमकारी पेंटिंग, या कलमकारी पेंटिंग के बारे में पूछ दिया था, कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है। राइट। अब आप सोचो, सब लोग क्या रट रहे होंगे कि इससे पहले कौन कौन से देश अलग, कौन कौन से अपने राज्य बने थे, कौन कौन से अलग हुए थे, बट आपको लॉजिकली वहाँ की चीजें भी देखनी होती है। इसलिए मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने कहा था आपको यूक्रेन और रसिया के नदियां देखनी पड़ेगी, पहाड़ देखने पड़ेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट स्पार्क है, कौन से हमारे ट्रेड्स हो रहे हैं, क्या हम ट्रेड्स उनसे करते हैं, वर्ल्ड में क्या उसका सिनेरियो है, रसिया का सिनेरियो क्या है, ऑयल इंपोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट में क्या है, चावल हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, आपको पता नहीं होगा, बट रसिया और यूक्रेन ये दोनों देश मिलके पूरा वर्ल्ड का 25% गेहूं देते हैं लोगों को। पूरे वर्ल्ड को 200 से प्लस कंट्रियां हैं, ये दोनों देश बस मिलके 25% से ज्यादा पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली से लॉजिक याद रखिएगा। राइट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दांडी मार्च यात्रा की। देखिए, अब दांडी मार्च की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, कब चालू हुआ आपको सबको पता है, 30 मार्च को चालू हुआ था। राइट। अब यूपीएससी ने देखो कैसा क्वेश्चन पूछा 2009 में, दांडी निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? ठीक है, किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? अब होम रूल आंदोलन पता है अब कब हुआ था? लगभग 1916 के आसपास तक ये चला था। ठीक है, 1916 तक चला था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग क्या था? असहयोग की अगर बात करें तो असहयोग 1919 20 के आसपास चालू हुआ, मेजरली का है, और चौरा चौरी कांड के बाद इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। असहयोग में क्या था कि अंग्रेजों की चीजों को हम सहयोग न करें। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो का आंदोलन कब हुआ था? आप एक कमेंट करके बताइए कि ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अब हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बेसिकली गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद बेसिकली क्या स्टार्ट कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कई बार हम दांडी मार्च को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी क्या करते हैं, पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये रहे हमारे प्यारे बापू। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, 300 आई थिंक 86 किलोमीटर के आसपास दांडी मार्च की थी उन्होंने। ठीक है, सो मार्च में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में फिर फिनिश किया था। तो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग सारी डिटेल्स पढ़ लेंगे। बट देखो, यूपीएससी बहुत तो चीज़ें क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, तो डेफिनेटली यू कैन करेक्ट इट। और सबसे मैंने अच्छी चीज़ क्या की है, बेसिक स्टार्ट करना तो किससे स्टार्ट कर लिया? एनसीईआरटी से। ठीक है, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स अभी बेसिकली स्टार्ट होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली दोस्तों। मार्च में, अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल में। ठीक है, जिनको कोर्स ज्वाइन करना होगा आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी पेमेंट आप तीनों तरीके से कर सकते हो, मैंने बता रखा है। ऐप से डायरेक्ट पे कर सकते हो, अकाउंट में कर सकते हो, सारे आपके मेथड्स आपके पास है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों का लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।